नमस्कार, दिल्ली के लाजपत नगर से सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत श्रीलंका से। देश छोड़कर भागे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्रीलंकाई संसद के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गोटाबाया राजपक्षे आज प्राइवेट प्लेन से मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक वहां से वो जेद्दा जा सकते हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर बवाल कर रहे हैं। पश्चिमी प्रांत में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोलंबो की सड़कों पर सेना उतार दी गई है। सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आज गश्त लगाती दिखी हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे पर भी इस्तीफे का जबरदस्त दबाव है। प्रदर्शनकारी रनिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। श्रीलंका के प्रदर्शनकारी हिंदी भाषा नहीं जानते, लेकिन उन्होंने गाकर बताया कि कैसे वो राजपक्षे की विदाई चाहते हैं। कोलंबो में राष्ट्रपति का निवास। कल तक यहां प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह से कब्जा था। प्रदर्शनकारियों को अब सुरक्षा बलों ने हटा दिया है। प्रदर्शनकारी अब पास की जगह पे एक तरह से उन्होंने एक गांव बना लिया है, जिसको गो गोटा होम गांव का नाम दिया गया है। और वहां पे लगातार वो जो नारेबाजी हैं, जो स्लोगन देने का काम है, यहाँ से चल रहा है। और इस बीच जो राष्ट्रपति आवास घूमने के लिए, देखने के लिए जो यूथ है ख़ास तौर पे, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। एक ऐसे ही युवाओं के दल से हमारी मुलाकात हुई है, जिसमें एक हिंदी भी बोलते हैं। आप लोग यहाँ अंदर क्या देखने आए थे? क्या अंदर क्या देखने आए थे? क्या घुमा आप अंदर? क्या घुमा आप अंदर? क्या देखा अंदर? माइंड एक को बोलने दो। आपने क्या देखा? माइंड राजपक्षे। अच्छा, आप लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे? प्रोटेस्ट में आप भी आए थे? अब दिया नो गोटा गोब्बेया गोटा गया गोब्बेया महिंदेया परना गोब्बेया कापुटका काका बेसिल 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 कापुटका काका बेसिल 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 कापुटका काका बेसिल 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 ഞാനക്കട്ട സെപ്പദേണവാ गोटा के गेनी पीटे येनवा ഞാനക്കട്ട സെപ്പദേണവാ गोटा के गेनी पीटे येनवा ഞാനക്കട്ട सेपदेणवा गोटा के गेनी पीटे येनवा। तो ये प्रदर्शनकारी बेशक हिंदी भाषा में पूरी तरह से बात न कर पाते हों, लेकिन अपने अंदाज में, अपने गाने के तौर पर इन्होंने अपनी बात रखी। और जाहिर सी बात है कि लब्बुलुबाब यही था कि जो गोटाबाया हैं उनको जाना पड़ेगा, और उनके इस्तीफे की मांग लगातार होती रही है। वो देश से जा चुके हैं, लेकिन कहाँ गए हैं इसका सही से अंदाज़ा मिलना भी मुश्किल है। सिंगापुर गए हैं, लेकिन सिंगापुर में अब से कहा जा रहा है कि आधे घंटे बाद वो उतरेंगे, लेकिन वहाँ से सऊदी अरब जाएंगे या किसी और देश जाएंगे, इस तरह की अटकलें चल रही है। लेकिन यहाँ जो श्रीलंका में प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे भारत में किसानों ने एक गांव बसा लिया था, चाहे वो दिल्ली की सीमा पे ही क्यों ना हो, और दिल्ली की 2 सीमाओं पे बसाया था, इसी तरह से एक गांव जो है यहाँ पर बसाया है, टेंट लगाए हैं, और लगातार वहाँ से जो प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। हम इस गांव में भी चलकर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। कोलंबो से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा का नाम चर्चा में है। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति वही हो सकते हैं। हमारी सहयोगी श्रीजा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2019 जैसा श्रीलंका पाने के लिए अगले 4 से 5 साल लगेंगे। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। What is your first step to ensure that you can bring back Sri Lanka to normalcy? Okay? My major concern is to bring back prosperity, livability to the people of my motherland. Okay. That's my major concern. So right now we have already drawn up a roadmap. I have to say it will take a long time for Sri Lanka to recover, and I mean it. Sri Lankan people should know the reality, the truth. A lot of us will have to go through suffering, make tremendous sacrifices, at least even to come to the 2019 levels. My prediction is that it would take 4 to 5 years. 4 to 5 years to bring back Sri Lanka to what it was. What it was in 2009, end of 2019. Isn't that a very, very long, in terms of long period, in terms of the hardships that people are already going through? Well, I can't lie to the people. Yes.
I'd rather utter the truth and go home Why do you say rather so? It would than take that long? rather than utter lies and attain position. That has always been my motto, and I will stand by my principles. I would like to appeal to all the 22 million people, if we attain power and position and the opportunity of governing this motherland, we would need the support of all 22 million people to embark on a process of recovery. एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मुंबई आई। उन्होंने बीजेपी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। मुंबई के लीला होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां शिंदे गुट के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन खास बात ये रही कि उन्होंने उद्धव ठाकरे, जिन्होंने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया, उन्हें निमंत्रित नहीं किया। देखिए सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मुंबई आई। अंधेरी में एयरपोर्ट के पास होटल लीला में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायकों से मिली। उन्होंने भी समाधान व्यक्त किया है कि इस महाराष्ट्र से जो बदला हुआ समीकरण है, बदली हुई राजनीति है, इसके वजह से उनको भारी समर्थन मिलेगा। यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग होगी। इस अवसर पर खास तौर पर आदिवासी नृत्य से उनका स्वागत किया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समाज से होने के नाते जिस उद्धव ठाकरे ने चुनाव में बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया, उन्हीं उद्धव ठाकरे को कार्यक्रम में निमंत्रित नहीं किया गया था। जबकि इसके पहले के दो उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी शिवसेना का समर्थन पाने के लिए मातोश्री गए थे। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई दी है कि शिवसेना अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। हम एनडीए में नहीं है, फिर भी हमने सपोर्ट किया। वो मातोश्री आए इसलिए हमने सपोर्ट नहीं किया। ये राजनीतिक समर्थन नहीं है, हमारी भावना है और आदिवासी समाज के प्रति हमारा आदर है। जबकि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाई का कहना है कि राष्ट्रपति पद बहुत बड़ा सम्मान है, इसके लिए लोगों को खुद आगे आना चाहिए। आज हमारा यही कहना है कि भारत की होने वाली प्रथम नागरिक अगर कहाँ पे आती है तो बाकी का सब भूल के लोगों ने अपना समर्थन लेने के लिए उनके पास आना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। कहाँ तो चर्चा थी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना उद्धव ठाकरे की बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी के दिल के दरवाजे तो खुले नहीं, उल्टे एमबीए के साथी घटक दल कांग्रेस और एनसीपी नाराज हो गए वो अलग। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के दिल्ली वाले मामले में कल दिल्ली कोर्ट 2 बजे फैसला सुनाएगा। आज दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी की। जुबैर की तरफ से कहा गया उनके ऊपर बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है। वहीं हाथरस मामले में जुबैर को हाथरस कोर्ट ने 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। दिल्ली के सत्र न्यायालय पटियाला हाउस कोर्ट में आज जुबैर की बेल पर सुनवाई हुई। आपको बता दें, जुबैर एक मामले में जेल में है जिसमें उन्होंने 2018 में ट्वीट किया था। उस ट्वीट में एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी जो कि 1983 में रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की एक पिक्चर किसी से ना कहने का एक सीन है। किसी से ना कहना पिक्चर का नाम है, उसका एक सीन है। 1983 से लेकर के अब तक 2022 आ गया, 83 साल हो गए हैं, अब तक किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई और जुबैर को जेल में रखा गया है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो धार्मिक भावनाएं आहत करने की है। 38 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। 2018 में जुबैर ने ये ट्वीट किया है और 4 साल हो गए, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हो गया। जानबूझकर बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस। तो कोर्ट में वृंदा ग्रोवर ने कहा कि ये सीन मूवी का है, ये हम आपको दिखा सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा दिखाइए। तो कोर्ट ने, जज साहब ने बाकायदा जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म का ये सीन है जिसमें हनीमून होटल, हनुमान होटल हो जाता है, वो सीन लगभग 1 मिनट का बाकायदा लैपटॉप में उनको दिखाया गया। तमाम आर्ग्यूमेंट हुए। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, जानबूझ के बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन्होंने जानबूझ करके हनुमान जी का नाम इस्तेमाल किया, ये सुनियोजित साजिश है धार्मिक भावनाएं भड़काने की। और ऑल्ट न्यूज़ जिसके लिए काम करते हैं जुबैर, उसने विदेशी चंदा लिया है और ये विदेशी चंदा लगभग 56 लाख का विदेशी चंदा लिया गया है। इस पर वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि साफ तौर पर ऑल्ट न्यूज़ के वेबसाइट पर डिक्लेयर कर रखा है ऑल्ट न्यूज़ ने कि वो विदेशों से चंदा नहीं लेते हैं, सिर्फ भारतीय नागरिक भारतीय अकाउंट से चंदा दें। लेकिन अगर
कोई भारतीय नागरिक अपने भारतीय अकाउंट से चंदा देता है विदेश में रह के। मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है किसी विदेशी कंपनी में काम करता है लेकिन वो भारतीय नागरिक है और अपने भारतीय अकाउंट से चंदा देता है तो वो चंदा लिया जा सकता है, FCRA के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये तमाम दलीलें चली हैं। अब दिल्ली कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी हैं और अब जुबैर की बेल पर फैसला कल यानी शुक्रवार दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। तो लेकिन बहुत अद्भुत नज़ारा था कोर्ट में जब कोर्ट ने 1983 की ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म किसी से ना कहने का वो सीन देखा, जिसकी एक तस्वीर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने वो तस्वीर ट्वीट करके धार्मिक भावनाएं आहत की हैं, 2 धर्मों के बीच हिंसा करवाने की कोशिश की है, उसी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल अब कल तय होगा कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली मामले में बेल मिलती है या नहीं। लेकिन अगर कल उनको बेल मिलती है तब भी वो जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वो लखीमपुर मामले में और हाथरस मामले में अब भी जेल में है, उसमें न्यायिक हिरासत में है। सहयोगी पूजा आर्य के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी को कबूतरबाजी मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। 2003 के मानव तस्करी के इस केस में दलेर मेहंदी की अपील खारिज की गई है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। मशहूर गायक दलेर मेहंदी को आज पटियाला के सेशंस कोर्ट से सज़ा सुनाई गई है, 2 साल की सज़ा और 2000 रुपए का जुर्माना भी। अब क्या है पूरा मामला? साल 2003 में कबूतरबाजी के एक मामले यानी इलीगल या ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कह लें, गैर कानूनी तौर पर लोगों को दूसरे देश में प्रवेश दिलवाने के आरोप में एक FIR दर्ज की गई थी साल 2003 में, जब एक शिकायतकर्ता जो पटियाला के ही निवासी थे उन्होंने पुलिस को ये शिकायत दी थी कि उनके भाई को दलेर मेहंदी और उनके साथियों ने कनाडा ले जाने के एवज़ में 12 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन वो कभी उसको कनाडा नहीं पहुंचा सके। जिसके बाद ये शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद दलेर मेहंदी के और उनके साथ 3 और आरोपियों पे FIR दर्ज की गई, जिसमें दलेर मेहंदी के भाई भी थे। 2003 से ये मामला 2018 तक चला। 2018 में ट्रायल कोर्ट की तरफ से इन्हें सज़ा सुनाई गई, जिसमें 2 साल की सज़ा और साथ में 2000 रुपये का जुर्माना भी था। ट्रायल 15 साल चलने के बाद इसमें जो एक आरोपी दलेर मेहंदी के भाई थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, एक दूसरे आरोपी की भी मृत्यु हो जाती है और दलेर मेहंदी के एक और साथी या जो आरोपी हैं वो बरी हो जाते हैं। 2018 में इनकी जब सज़ा सुनाई जाती है ट्रायल कोर्ट से तो वो उसके ख़िलाफ़ अपील करते हैं, बेल पे बाहर आते हैं और आज उसी अपील को डिसमिस करते हुए सेशंस कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जो फैसला था उसको अपहोल्ड किया है, यानी उसको उस सज़ा जो सुनाई थी उसको बरकरार रखा है। साल 2006 में पंजाब पुलिस ने ही इस मामले में डिस्चार्ज के 2 बार एप्लीकेशंस फाइल किए थे, ये कहते हुए कि दलेर मेहंदी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन के जवाब में ये कहा था कि दलेर मेहंदी के ख़िलाफ़ सफिशिएंट एविडेंस है, यानी ज़रूरत के हिसाब से उनके ख़िलाफ़ सबूत हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये तब हुआ जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ शिकायतकर्ता भी कोर्ट गए थे इसी के ख़िलाफ़ कि पुलिस कैसे दलेर मेहंदी को बचा रही है या उनको इस केस से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अब इस मामले में सज़ा की घोषणा हो गई है, 2 साल की सज़ा हुई है दलेर मेहंदी को। दलेर मेहंदी के ऊपर जब ये पहली बार FIR दर्ज हुई तो उसके बाद करीब 35 और शिकायतें भी पुलिस को रिसीव हुई थी, जिसमें कहा गया था कि साल 1998 और 1999 में 2 बार दलेर मेहंदी अपने कॉन्सर्ट के लिए US गए थे और वहाँ पर कुछ लोगों को इलीगली ड्रॉप कर आए थे या अपने साथ वहाँ इलीगल एंट्री दिलवाया था उन्होंने US में। और इन्हीं सब आरोपों के एवज़ में आज उनके खिलाफ सज़ा सुनाई गई है। पटियाला पुलिस ने उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल करवाने के बाद पटियाला जेल में उनको बंद किया गया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। यूपी की बसपा सरकार में मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इसमें उनके घर समेत मीट की वो फैक्ट्री है जिसे सीलबंद में भी अवैध तरीके से मीट में पैकिंग करने का काम चल रहा था। कुर्की की कार्रवाई और खाकी का पूरा बंदोबस्त। मेरठ के सराय बहली मोहल्ले में यूपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की कोठी पर सामान कुर्की की कार्रवाई करीब 10 घंटों तक चली। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की कुर्की प्रशासन ने की। जो फैक्ट्री हम आज कुर्क करेंगे वो 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू है। टोटल क्या होगी मकान की फैक्ट्री की? 125 करोड़ से भी ज्यादा इसकी अनुमान वैल्यू है और आज हम दोनों जो है इनकी प्रॉपर्टी हम कुर्क करेंगे। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था और कब से ये फरार चल रहा है? इसी साल का मुकदमा है, मार्च एंड का मुकदमा लिखा गया था ये, और सूचना मिली थी कि इस तरह से जो है अवैध तरीके से
ये मीट जो फैक्ट्री चल रही है सारे जो विभाग है उन्हें सूचित किया गया और ये बिल्कुल सही पाया गया। याकूब कुरैशी, उनके परिवार और बाकी 17 लोगों के खिलाफ इस साल मार्च के महीने में दर्ज मामले में कुर्की की कार्रवाई की गई, तब जब अदालत के बुलावे के बाद भी कोई हाजिर नहीं हुआ। ये बताइए कि कितने दिनों से नहीं है कुरैशी? जब से ये केस हुआ है, जब से 3.5 महीने करीब हो गए, जब से घर पर नहीं है। क्या क्या मतलब कितने उसमें सामान लेके गए और कितने घंटे तक चली थी ये कार्रवाई? 2-3 कंटेनर भर के गए हैं बड़े वाले, 2-3 कंटेनर में माल गया है। सभी मौजूद थे यहाँ पे, ताला वाला सब खोल कर उन्होंने अपने हाथों से खोला खाला है और अपने आप ही सील वील लगा के सामान वामान लेके चले गए। और कितने घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही? कम से कम 10 घंटे। याकूब के बेटे इमरान के नाम पर मेरठ के खरकोदा में मीट की ये फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड 2019 से सील है, लेकिन इस साल 31 मार्च देर रात की कार्रवाई में सीलबंद फैक्ट्री में अवैध तरीके से मीट पैक करते हुए लोग पकड़े गए और फिर मामला दर्ज किया गया। कानून के लंबे हाथ की गिरफ्त से बेशक कुरैशी दूर हैं, पर जिंदगी भर की कमाई अब सरकार की है। वो सरकार जिसका याकूब कभी हिस्सा रहे, इलाके में रसूख और रुतबा भी था, लेकिन अब आरोप भरमार है और परिवार फरार है। मेरठ से अपने सहयोगी अश्विनी मेहरा और श्याम परमार के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मथुरा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि एक दलित महिला के साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया गया, बल्कि उसे बाइक चढ़ाकर मारने की कोशिश भी की गई। महिला जैसे तैसे बच गई, लेकिन उसको एक अपना पैर गंवाना पड़ा। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 35 साल की इस दलित महिला के लिए 25 मई की तारीख दिल दहला देने वाली रही। उसके मुताबिक अपने ही गांव के कुछ लोगों ने उससे हैवानियत का शिकार बनाया। 4 लोगों ने महिला से बलात्कार किया। परिवार वाले बताते हैं कि आरोपियों ने महिला से बलात्कार के बाद बुरी तरह पैरों को मोटरसाइकिल से कुचला, फिर बेहोशी की हालत में उसे पटरी पर छोड़कर फरार हो गए। 1.5 महीने तक वह मथुरा, आगरा और पलवल के अस्पताल में इलाज करवाती रही। फिर भी एक पैर काटना पड़ा, तब जाकर उसकी जान बच पाई। ये एक अड्डे से मोटरसाइकिल पे बैठा के लाए जी एक, और फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाई इसको हनुमान मंदिर पे। फिर इस नशे की वजह से ये जंगल में उसको ले गए, बलात्कार किया और इसके मोटरसाइकिल चढ़ाई जी पैरों पर, और फिर उसके बाद फिर रेलवे ट्रैक पर ये छोड़ी आए जी। न्याय चाहते हैं जी, एक न्याय चाहते हैं। हाँ जी, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से कड़ी सजा मिले जी। ये महिला इतनी ट्रॉमा में है कि वो बात भी नहीं कर सकती हैं, और ये वाकया तक 24 मई का है, और 24 मई को बेहोशी की हालत में ये महिला एक रेलवे के पटरी पर मिलती हैं, और उसके बाद में इनका तकरीबन 1.5 महीने तक अलग अलग अस्पतालों में इलाज चलता है, और फिर इनकी जान बचाने के लिए एक टांग काटनी पड़ती है। ये एक चमत्कार ही था कि महिला की जान बच गई। 1.5 महीने बाद जब महिला थोड़ी ठीक हुई तो 4 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें 2 आरोपी महेश और महेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 की धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। महिला ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके गांव के 2 व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। तत्पश्चात उन दोनों युवकों द्वारा उसे बेहोशी की हालत में ट्रैक के पास छोड़ दिया गया। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई करते हुए योजना का शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। पीड़ित महिला का परिवार बेहद गरीब है। पति पहले से विकलांग है। अब महिला की इस हालत के बाद 3 बच्चे वाले इस परिवार के सामने परेशानी ये है कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। मथुरा से सौरभ गौतम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कर्नाटक में बाढ़ का बढ़ता कहर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा को लेकर एक हवा चली है कि नर्मदा पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगी है, यानी पलट कर बहने लगी है। तो क्या वाकई नर्मदा उल्टी बह रही है? जानने के लिए देखिए अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट।
मारेवा देश की एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन इस बरसात तेज हवाओं के कारण नदी में उठी लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि नदी ने अपनी दिशा बदल ली है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों अलीराजपुर, धार और बड़वानी में सरदार सरोवर बांध के 140 किलोमीटर की परिधि में ये नज़ारा नजर आया है। जो नर्मदा देख रहे हो आप, ये एकमात्र नदी है ऐसे कि जो पूरब से पश्चिम बहती है, पर आजकल डैम बनने के बाद 2019 में भी ऐसे उल्टा पानी बहा और अभी भी ये उधर से ही पानी बढ़ते जा रहा है निरंतर, अभी लेवल लगातार बढ़ रहा है। ये नीचे जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो डैम के पहले ये गांव आते हैं, उसकी वजह से ये पानी भराव हो रहा है यहाँ। 12 जुलाई मंगलवार को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी अलीराजपुर, धार व बड़वानी 3 जिलों की 140 किलोमीटर के हिस्से में अब अपनी दिशा से विपरीत दिशा में बहती हुई नजर आई। इसके पीछे कारण है कि गुजरात में जो लगातार बारिश हो रही है और सरदार सरोवर बांध के बनने के बाद यह स्थिति बनी है कि गुजरात में बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते गुजरात का जो पानी है वो मध्य प्रदेश में आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि विज्ञान इसे गतिमान का सिद्धांत बताता है। उसके मुताबिक जब नदी की गति से विपरीत दिशा में अधिक तेज हवा बहती है तो इस तरह की लहरें उठने लगती हैं। जब आंधी चलती है तो हवा का वेग बहुत ज़्यादा होता है और इट वाज 40 किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सारी चीज़ें उड़ने लगती है और तब जब हवा का जो डायरेक्शन था वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ था, इसीलिए जो रिवर के ऊपर का जो पार्ट था जिस पे नदी बह रही थी उसके ऊपर का पानी विपरीत दिशा में बहता हुआ दिख रहा था, बट एक्चुअल में नीचे से वो उसका सेम डायरेक्शन था। नर्मदा पूर्व से पश्चिम में बहती है, ऐसे में मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर पानी जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट सरदार सरोवर बांध का जल संग्रहण का सबसे अंतिम छोर है। साल 2017 में सरदार सरोवर बांध के गेट लगने के बाद अगस्त 2019 में भी इस इलाके में ऐसा नज़ारा दिखा था। उस वक्त भी गुजरात में भारी बारिश हुई थी। मारेवा मध्य प्रदेश में अमरकंटक में अपने उद्गम स्थल से गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। हालांकि तेज हवा और बारिश से लोगों को लगा कि नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी है, वैसे विज्ञान ने इसे नकार दिया। बड़वानी से मुनाफ, धार से साबिर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में 3 दिन के दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी दार्जिलिंग में न सिर्फ स्थानीय लोगों से मिल रही हैं बल्कि स्थानीय लोगों के घर जाकर मोमोज बनाती हुई भी नजर आ रही हैं। तस्वीरों में ममता बनर्जी मोमोज बनाती नजर आ रही हैं। इससे पहले उन्हें पानीपुरी के ठेले पर पानीपुरी परोसते भी देखा गया था। ममता का ये अलग अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी छाया हुआ है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो चुकी है, जबकि 6 लापता हैं और 68 लोग जख्मी हो चुके हैं। अब तक 7,963 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और उनके लिए 53 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। बाढ़ में अब तक 181 पशुओं की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। देखिए निहाल किदवई की रिपोर्ट। मंडिया के KRS डैम से पानी छोड़ने के वक्त का खूबसूरत नजारा। हर साल इसी तरह ये डैम अपनी खूबसूरती बिखेरता है। हालांकि दिन में दूसरे बांधों की तरह ही यहां से निकलने वाले पानी की धार डराती है। कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश से राज्य के ज्यादातर बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। रफ्तार देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का खतरा आसपास के इलाकों में कितना बढ़ गया है।
एनडीआरएफ की टीमों को कोडागु, बेलगावी, रायचूर, दक्षिण कन्नड़ा जिलों में तैनात किया गया है, जबकि एसडीआरएफ को उत्तर कन्नड़ा, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले में स्टैंड बाई पर रखा गया है। राज्य सरकार के मुताबिक बारिश की वजह से पिछले 1.5 महीने के अंदर 32 लोगों की जान गई है। कुछ घरों के साथ साथ सड़कों और नदियों के किनारे बने बंधों का भी नुकसान हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक और समस्या आ खड़ी हुई है। जल प्रपातों की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। पर्यटक अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी के नजदीक पहुंचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इन इलाकों की बैरिकेडिंग कर रही है। ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು पर्यटक गोकाक फॉल्स पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हमने एहतियात के तौर पर पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की है ताकि वे पानी के नजदीक न आए, जिससे कि उनके लिए खतरा पैदा हो। हमने जिला अधिकारी को भी इस बारे में सूचना दे दी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, तापमान काफी गिर गया है, लेकिन राज्य के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है क्योंकि वहां लगातार बारिश हो रही है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के लाजपत नगर से मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।